ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं पहला चैप्टर अपने रिवीजन बैच में, विच इज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ये आपके सीए फाउंडेशन में आता है 5 से 6 मार्क के बीच। हम ट्राई करेंगे ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका 1 घंटे में हम निपटा दें, एंड थोड़े बहुत क्वेश्चन हम आखिरी में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट के थ्रू सारा जाएंगे, चीजें समझेंगे, बहुत फटाफट 1 घंटे में वो काम डन हो जाएगा। 5-10 मिनट हम आपके क्वेश्चन में लगाएंगे, वो क्वेश्चन जहाँ पे मुझे लगता है पर्सनली आप अच्छा खासा अटक सकते हो, वो क्वेश्चन फटाफट करेंगे और आपका काम डन। 5 मार्क आपके काइंड ऑफ पक्के। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। पहली चीज दैट यू नीड टू नो इज दैट हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो लैटिन वर्ड से सबसे पहले वर्ड बिल्ड हुआ विच इज स्टार्टर्स, एंड देन जैसी लैटिन से एक वर्ड बड़ा हुआ इटालियन विच इज अ निमोनिक, तो वर्ड हो जाता है स्टैटिस्टा। देन जर्मन एक वर्ड था स्टैटिस्टिक। इसको याद करने का तरीका ऑब्वियसली जर्मनी इज हाईली इनफेमस फॉर नाजी, जिसका एक साइन होता था आपका स्वास्तिक की तरह, राइट। तो स्वास्तिक से आप स्टैटिस्टिक याद कर सकते हैं। एंड देन वी हैव अनदर फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्क्यू फॉर फ्रेंच क्वीन, राइट। सो इस तरीके से आप इन नंबर्स को, इन टर्म्स को याद रख सकते हैं। देन कौटिल्य वाज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द काउंट ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अपनी बुक अर्थशास्त्र में, जब चंद्रगुप्ता का रूल होता था, राइट। देन अकबर के रीन में भी उनको वैसे भी काफी रिकॉर्ड्स बनवाने का शौक था, तो उन्होंने एग्रीकल्चर रिकॉर्ड्स बनवाने शुरू करे थे अपनी बुक एनी अकबरी बाय अबू फैजल। अबू फैजल उनके बहुत ही एक फेमस मेंबर थे उनकी टीम में, सो वो एक्चुअली ये सारी बुक्स मेंटेन करते थे। साथ ही साथ फर्स्ट सेंसस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसस और सर्वे में क्या डिफरेंस होता है? सेंसस इज बेसिकली द डेटा दैट यू कलेक्ट फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन, बट सर्वे क्या है, जब आप कोई भी सैंपल से डेटा निकालते हैं इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन और उस पर आप एनालिसिस करते हैं, देन इट इज कॉल्ड सर्वे। So पहला census basically done on the entire population in Egypt was conducted by the Pharaoh of Egypt. Pharaoh कुछ नहीं होता, वहां का king is what you need to remember, that is it. ये quick note वही census versus survey मैंने यहाँ पे एक separate डाल दिया है। And then statistics का definition singular sense, plural sense। singular sense आपका singular terms में अगर हम statistics को लिखें, right, तो उसका actually definition क्या होगा, उसमें क्या क्या चीजें involved होती हैं। तो first would be आप data collect करते हो, अल्टीमेटली उस डेटा को आप क्या करते हो, फिर आप क्लासिफाई करते हो, आप देखते हो वो डेटा किस टाइप का है, क्या उसमें टाइम सीरीज डेटा है, क्या क्रोनोलॉजिकल है, या फिर वो जोग्राफिकल है, या फिर उसमें एट्रीब्यूट्स है मेल फीमेल, या फिर कलर्स ऑफ पेटल्स, या फिर डेटा क्वांटिटेटिव है, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, राइट। 4th पार्ट पे सबसे ज्यादा एनालिसिस हो पाता है। तो आप वो टाइप देखते हो, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो हाउ यू वुड रियली वांट टू प्रेजेंट दैट डेटा। सो आप कंसिडर करते हो एक तो ऑडियंस को और टाइप ऑफ डेटा को, कि आप किस हिसाब से वो डेटा प्रेजेंट करना चाहोगे। सो प्रेजेंटेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एंड अल्टीमेटली देन यू प्रेजेंट दैट डेटा। लोग उस डेटा को देखते हैं, दे टेक इन्फ्रेंसेस फ्रॉम इट, राइट। इन्फ्रेंसेस देखने के बाद दे माइट टेक डिसीजन ऑन इट और नॉट, वो डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस पे। सो दिस इज व्हाट द स्टैटिस्टिक्स डेफिनेशन इनकलकेट, राइट। उसके बाद आता है प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक्स में आगे एस लगा हुआ है, सो जैसे मैथमेटिक्स होता है तो इट्स अ सिंगुलर टर्म, तो हम डेफिनेशन पे जाते हैं, बट जैसे हम उसको प्लूरल सेंस में कर देते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा। जैसे हम अपने इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि आपके पास इस चीज का स्टैट्स है। स्टैट्स मतलब सिंपली आपके पास इंफॉर्मेशन है, डेटा है, भले वो क्वालिटेटिव हो क्वांटिटेटिव हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में आने के चांसेस थोड़े बहुत इस चीज के होते हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल जब आप इन्फ्लेशन का नंबर निकालते हो, व्हाट यू रियली डू इज आप स्टैटिस्टिक्स की क्या टेक्निक यूज करते हो, विच इज योर इंडेक्स नंबर, राइट। इंडेक्स नंबर के बेसिस पे आप इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हो। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन। सो अल्टीमेटली क्या है, इकोनॉमिक्स एंड statistics interact with each other that way. एक पूरी की पूरी अलग फील्ड है which is called econometrics, which is actually the amalgamation of these two subjects, right? So of course bottom line is economics is the application of statistics. Then management, managers देखते हैं अगर कोई डेटा है, फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी, उसकी सेल गिर रही है कंपनी में एक पर्टिकुलर हफ्ते में या 2 दिनों में, so what you try to do is you try to understand the gaps or take decisions बेस्ड ऑन द डेटा दैट यू रिसीव कि हाँ सेल गिर रहे हैं, तो मैनेजर्स क्या करेंगे, सेल बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करेंगे, या कोई सप्लाई चेन में लूप होल है वो ट्राई करेंगे। सो अल्टीमेट हमें बॉटम लाइन क्या याद रखना है कि मैनेजमेंट ऑल्सो टेक्स इट्स डिसीजन बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंट डेटा दैट दे रिसीव, राइट। एंड देन वी हैव कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो मैनेजमेंट लेवल आ जाता है द सैलरीड एम्प्लॉइज, द मेन मिडिल टू टॉप मेंबर्स। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसके थोड़ा और ऊपर चला जाता है मैक्रो लेवल। So the entire industry, the entire government ecosystem or the entire commerce ecosystem or the owners of the company, right? थोड़ा macro level पे बात हो रहा है। जब वो डेटा का यूज करते हैं एंड अल्टीमेटली उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, तो वो भी
काइंड ऑफ उस डेटा को यूज करके स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं और उससे कुछ कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? कुछ डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिसीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या पॉलिसीज को रेकमेंड कर रहे हैं टू द गवर्नमेंट ऑल टुगेदर. सो जब वो चीज करते हैं, ऑफकोर्स दे बिकम द themselves become the application of statistics, is what you need to remember, guys, and that is it for the first page. Then आते हैं कुछ important side definitions पे. Before we move forward, what we need to remember is कि variable और attribute में difference क्या है. Variable is basically a measurable observation, जैसे आपके marks, right? अब variable दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो continuous या discrete. Difference क्या आता है? Discrete variable एक finite value लेता है, that means वो whole number में होता है, जैसे number of petals या फिर number of misprints on book. अब 1.5 misprint नहीं हो सकता है, एक misprint होगा या 2 होगा. That way, road accidents in a particular locality, accidents या तो 5 होंगे, 6 होंगे एक particular locality में, 5.5 नहीं होंगे. Ultimately, what then continuous variable would be? It can assume any value in a given, in a given interval. So how would you really do it? For example, मैंने करा बच्चों की height 140 सेंटीमीटर to 150 सेंटीमीटर, 150 to 160. तो भली बच्ची की हाइट 159.8 आए, 157.7 आए, कुछ भी नंबर आए, दैट यू कैन इंक्लूड इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल. सो इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल एनी वैल्यू दैट यू गेट, कोई भी वैल्यू हो सकती है और आप उसको इंटरवल में डालोगे, इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ नंबर्स हो सकते हैं. डेसिमल्स कितने हो सकते हैं? 159.99999 हो सकता है, राइट? तो स्काई इज द लिमिट एज फार एज कंटिन्यूअस वेरिएबल नंबर्स आर कंसर्न. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर एज फार एज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड continuous variable difference is concerned. Okay, so आगे बढ़ते हैं. Attribute is nothing but the quality that one person has, male, female, the nationality of a person, right? ये अपने आप में नंबर नहीं है, but what you can do is if you have like 50 students in your class, you can see, अच्छा उसमें से 50 में से 40 मेरी girls हैं, 10 मेरे boys हैं, right? So आपने at least उनको count कर दिया. So what you can do with attributes is either you can count them or rank them primarily. जैसे ब्यूटी होगी, ब्यूटी इज एन एट्रीब्यूट, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रैंक इट. और अगर जैसे नेशनैलिटी होगी, सो यू कैन काउंट दोज नंबर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की. सो दैट्स हाउ यू यूज द एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक, राइट? सो अब हम चलते हैं कलेक्शन पे. सो व्हाट वी स्टडीड एज फार एज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड, वी स्टडीड फर्स्ट वी कलेक्ट द डेटा, देन वी क्लासिफाई इट, देन वी प्रेजेंट इट, राइट? सो वी आर मूविंग टू द डिटेल्ड डिस्कशन ऑन collection of data. So data of collection can be of two types. One would be primary, second would be secondary. हमारा दिमाग घिस चुका है बार बार पढ़ के कि primary data is the data that we collect for the first time from the raw audience or from the raw place, right? Secondary data हो सकता है already वो data को collect कर चुका है, इसको तोड़ मरोड़ चुका है, उस पर analysis कर चुका है और आपको दे चुका है. So when you use someone else's primary work, then it is called secondary collection of data. So first we'll actually go into detail about what primary data is. So 3 तरीके आपको methods given है: interview, मेल क्वेश्चनर एंड ऑब्जर्वेशन मेथड. इंटरव्यू में 3 चीजें आपको याद रखनी है. वन वुड बी पर्सनल इंटरव्यू, व्हिच वुड बी पर्सनल डायरेक्ट इंटरव्यू, देन यू हैव इनडायरेक्ट इंटरव्यू एंड देन यू हैव टेलीफोनिक इंटरव्यू. सो एज फार एज पर्सनल इंटरव्यू इज कंसर्न्ड, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट इसमें आपको जो याद रखने की जरूरत है, सो ये एग्जांपल के थ्रू हम बेटर समझ पाएंगे. अगर अर्थक्वेक या सुपर साइक्लोन जैसे एग्जांपल आपके सीए स्टडी मटेरियल में गिवन है, सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट जब नेचुरल कैलेमिटी होती है, सो व्हाट यू डू इज यू गो टू द पर्सन हु इज मोस्ट अफेक्टेड बाय दैट नेचुरल डिजास्टर. यू कैन नॉट गो टू अ पर्सन हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट डिजास्टर बिकॉज इट इज गॉड ड्रिवन, राइट? बट एज फार एज इनडायरेक्ट इंटरव्यू इज कंसर्न्ड, व्हाट यू रियली डू इज एटलीस्ट यू गो टू द पर्सन हु इज अफेक्टेड, बट साथ ही साथ आप क्या ट्राई करते हैं, आप उसके पास भी जाते हैं हु कुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट मैन मेड डिजास्टर, राइट? सो आप उसके पास जाते हैं जिसके पास वो नॉलेज भी होगी कि यार ऐसे क्या इंसिडेंट, ऐसे क्या फैक्टर्स हो गए जिसकी वजह से हमें एक्सीडेंट देखना पड़ा, राइट? सो ये डिफरेंस है पर्सनल इंटरव्यू में एंड इनडायरेक्ट इंटरव्यू में. देन वी मूव टू टेलीफोनिक इंटरव्यू. इट इज द क्विकेस्ट एंड रादर नॉन एक्सपेंसिव वे, क्योंकि आपको डायरेक्टली किसी के पास नहीं जाना, कम्यूट नहीं करना, ट्रैवल नहीं करना. यू कैन गिव अ कॉल टू दैट पर्सन एंड कलेक्ट द डेटा, राइट? सो इट्स इजी. बट द प्रॉब्लम इज दैट ऑल्दो इट कवर्स द लार्ज एरिया, बिकॉज एक ही बारी पे आप लोगों को कॉल कर करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, बट इट इज लेस कंसिस्टेंट बिकॉज you might not get right answers or the accurate answers, or maybe you do not even get the answer at all in the first place, right? So it has higher non-responses. So this is the difference between personal and indirect interview, जहाँ पे आपको in person जाके interview लेना होता है, and the telephonic interview. Then we have another method which is mailed questionnaire. Mailed questionnaire में क्या करना है, आप सबसे पहले अपने questions draft करते हो and then you start sending them to the respondents. And how you really do it, you have 2 methods. One thing, आपका जो questionnaire form है, you actually send it out on email to the person you require the response from, right? अब इसमें है कि आपने फटाफट मेल बनाया, बल्क मेल करा, लोगों को भेज दिया. So it's very easy, आपने कवरेज करी, but
कोई रिप्लाई नहीं करता, बहुत कम रिप्लाईज आते हैं. सो ये है कि नॉन रिस्पॉन्सेज सबसे ज्यादा हाई हैं मेल क्वेश्चनर में. दिस बिकम्स योर एमसीक्यू. टेलीफोन मेथड से भी ज्यादा हाई आपके नॉन रिस्पॉन्सेज होते हैं मेल क्वेश्चनर में. दूसरा तरीका मेल क्वेश्चनर में है दैट यू हैव योर पीपल इन्यूमरेटर. अब इन्यूमरेटर कुछ नहीं है, आपके लोग हैं आपके पास जो आपके बिहाफ पे जाके डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट्स. तो वो जाएंगे, आपका फॉर्म लेंगे और उसको फिल करना शुरू करेंगे, जैसे सेंसस में होता है, राइट. पीपल गो टू योर हाउसेस, वहां से वो डेटा लेंगे, अच्छा आपके घर में कितने लोग हैं, एज क्या है वगैरह वगैरह. तो वो फॉर्म के हिसाब से चलते हैं. तो इसमें और पर्सनल इंटरव्यू में यही डिफरेंस हो जाता है. पर्सनल इंटरव्यू में क्या था, पर्सन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू इज वेल इन्फॉर्म्ड. उसके अपने क्वेश्चंस है, वो मोल्ड कर सकता है अपने क्वेश्चंस को. इज वेल इन्फॉर्म्ड एंड स्किल्ड अबाउट द इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड, राइट. बट जब इन्यूमरेटर जाता है, ही ऑलरेडी हैज अ फॉर्म, ऑल ही नीड्स टू डू इज उसको टिक लगाना है कि अच्छा ये क्वेश्चंस पूछने हैं, उसका काम उस हिसाब से डन हो जाएगा, राइट. सो चीजों में कंफ्यूज नहीं होता. ऑल्दो इट कवर्स अ वाइड एरिया, बट मेल क्वेश्चनर में वाइड एरिया कवर हो जाता है, बट नॉन रिस्पॉन्सेज आर लाइकली टू बी मैक्सिमम. ये आपके एमसीक्यू में भी है, ठीक है. द थर्ड एंड द मोस्ट I mean the third but not the last method would be observation method. इसमें आप क्या करेंगे, अब मेरी क्लास में अगर 20-40 बच्चे बैठे हैं, राइट, व्हाट आई डू इज आई लुक एट देम. जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे गेज होना शुरू हो जाएगा कि हाँ कौन कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है, कौन कितना वो कॉन्सेप्ट कैच कर रहा है. सो मैं ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कर सकता हूँ, या फिर व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज एन इंस्ट्रूमेंट. आई कैन टेक देयर एग्जाम्स एंड थ्रू द मार्क्स आई विल गेट टू नो कि हाँ कौन कितना पानी में है, राइट. उससे चीज क्या होगी, या तो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करो या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करो, जिससे आप डेटा कलेक्ट करो एंड यू कैन मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन दैट, राइट. तो जैसे आप हाइट का डेटा लेते हो, वेट का डेटा लेते हो. अब इसमें चीज क्या है, आपका मेथड तो बेस्ट है एज फार एज डेटा क्वालिटी इज कंसर्न, क्योंकि आप या तो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हो वेरी क्लोजली, या फिर आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो. सो इट्स वेरी साइंटिफिक, इट्स वेरी मेथोडिकल, बट द प्रॉब्लम इज दैट इट कवर्स ओनली अ स्मॉल एरिया, प्लस इट्स टाइम कंज्यूमिंग. So that is it that we have for the methods. Then we have collection of secondary data. First is international sources. WHO, IMF की रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे हम जीडीपी या प्रोजेक्टेड जीडीपी का नंबर देख सकते हैं, कोई भी और किसी तरीके का एनालिसिस देख सकते हैं जो वो पब्लिश करते रहते हैं टाइम एंड अगेन अपनी वेबसाइट पे. देन वी हैव गवर्नमेंट सोर्सेज एज वेल, सच एज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. ये जो डिपार्टमेंट है, व्हाट इट डज इज, जो आपके पास डेटा आता है इन्फ्लेशन का या जीडीपी का, दिस डिपार्टमेंट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रोल दैट डेटा आउट टू द पब्लिक, राइट. सो आप ऐसे याद कर सकते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर पे जो स्टैट्स या डेटा निकलता है वो ये डिपार्टमेंट निकालता है. तो आपको बस ये नोट फटाफट देखना है, आपको बस अपने दिमाग में छापना है. क्वेश्चन आया तो यू हैव टू जस्ट टिक अकॉर्डिंगली, राइट. एंड देन यू हैव प्राइवेट एंड क्वाजी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. क्वाजी गवर्नमेंट कुछ नहीं होती, जैसे आपके पीएसयूज होते हैं, वो चलते अपने हिसाब से ही, दे आर ऑटोनोमस, वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं, बट एटलीस्ट दे आर मेड बाय द गवर्नमेंट, दे आर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट. सच एज आरबीआई. आरबीआई हैज इट्स ओन डिसीजंस, वो भी अपना डेटा रोल आउट करती है, बट as far as its creation is concerned, it was actually solely created by the government. So it's quasi government, ठीक है. तो उनके अपने डेटा होते हैं, जैसे एनसीईआरटी आपका जो बुक्स क्रिएट करता है, जिनको एजुकेशन पॉलिसीज में इन्वॉल्व होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, वो जब डेटा रोल आउट करते हैं, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी. एंड देन वी हैव अनपब्लिश्ड सोर्सेज, प्राइवेट सोर्सेज में और आ जाते हैं, जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर कोई और कंसल्टेंसी फर्म है, उन्होंने कोई रिसर्च आपको करके दी. सो बेस्ड ऑन दैट अगर आप कोई एनालिसिस करते हैं, सो वो इस कैटेगरी में आ जाता है, राइट. नाउ वी हैव अनदर टेक्निकल थिंग इन डेटा कलेक्शन पार्ट ओनली, विच इज स्क्रूटनी ऑफ डेटा. जब आपके पास डेटा कलेक्ट होता है, अगर आप सोल रिस्पॉन्सिबल हो उस डेटा के लिए, so what you really do, you will try to see whether that data is accurate or not. That becomes a problem, right? So yeah, that becomes a problem. So what you can do is, आप उस डेटा को चेक करते हो. तो इसमें लिखा गया है सीए मटेरियल में, that no hard and fast rule is recommended for the scrutiny of data. आपको जिस हिसाब से लगता है अपने कॉमन सेंस के हिसाब से आप डेटा को स्क्रूटनाइज कर सकते हो. बट एक एग्जांपल जो स्टडी मैट में दिया गया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो व्हाट यू नीड टू नो इज दैट आप क्या करोगे. फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट को भेजा कि बॉस मुझे इस एरिया का स्क्वायर मीटर ला के दो, राइट. मैंने दूसरे स्टूडेंट को भेजा, मुझे बताओ यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, राइट. इट विल मीन नंबर ऑफ पीपल. एंड देन मैंने एक स्टूडेंट को बोला अलग से कुछ टाइम बाद कि मुझे इस एरिया की डेंसिटी बताओ. एरिया की डेंसिटी कैसे निकलती है, सिंपली आप देखते हो कि पॉपुलेशन कितनी है एंड एरिया कितना है. सो फॉर एग्जांपल जब वो मेरे पास आया, उसने मुझे एक नंबर निकाल के दिया विच वॉज 30 पीपल पर स्क्वायर मीटर, विच वुडंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. दिस नंबर वुड बी रॉन्ग. मेरा दिमाग खाना कर रहा है. सो मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन चेक दिस नंबर बेस्ड ऑन माई सेनिटी चेक. मैं कॉमन सेंस लगा सकता हूं. तो मैं क्या कर सकता हूं,
एक डेटा सीरीज मेरे पास एरिया की पहले से पड़ी थी, एक डेटा सीरीज में वो पॉपुलेशन की, और मुझे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है कि ये जो लोगों ने ये डेटा कलेक्ट करा है, दिस इज सब्सटैंशियली एक्यूरेट. सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं इस डेटा सीरीज को, चूंकि ये दोनों रिलेटेड है, मैं यहां से एरिया ले सकता हूं एंड आई कैन डिवाइड द एरिया by population. So I'll get a number. If that number is 2 per square meter, so it's not telling with the number that I have here, right? That means इस डेटा में कोई प्रॉब्लम है. So what I'll do is, मैं enumerator को बोलूंगा जो ये डेटा कलेक्ट करेगा कि बॉस गो बैक अगेन, प्लीज गेट मी द राइट डेटा. सो यहाँ पे भी ये लिखा है कि आप अगर डेटा में गलती निकलती है तो आस्क द एन्यूमरेटर टू कलेक्ट द डेटा फॉर द डिस्प्यूटेड केसेस अगेन. और ये आपने कैसे करा, एक कॉमन सेंस चेक लगाया. आपने क्या करा, दो रिलेटेड सीरीज को यूज करा देखने के लिए उस डेटा को जो आपको रिसेंटली मिला है. सो ये एमसीक्यू में है कि अगर टू रिलेटेड सीरीज है, ठीक है, सो उसके बेसिस पे क्या आप दूसरे डेटा को स्क्रूटनाइज कर सकते हो, द आंसर इज यस. सो दैट्स हाउ यू डू इट. ये एग्जांपल याद करोगे बस काम डन हो जाएगा. Then we have another thing guys, which is classification of data. So we have 4 types of data, जो मैंने आपको स्टार्ट में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करा. टाइम सीरीज is the first, the second one would be our spatial data. Geography के बेसिस पे आप डेटा को कैटेगराइज करते हो. Then qualitative, attributes के बेसिस पे, मेल फीमेल, कलर्स ऑफ पेटल और ब्यूटी. सो दीज थिंग्स जब आप इसके बेसिस पे आप डेटा को कैटेगराइज करते हो, then it comes under the category of ordinal or qualitative data. And then our most important कैटेगरी विच इज क्वांटिटेटिव डेटा, बिकॉज इस पे सबसे ज्यादा एनालिसिस होता है. आपके नंबर्स, आपकी हाइट, वेट, जब आप नंबर्स के बेसिस पे कंटेंट को या अपने डेटा को बिल्ड करते हो, तो देन इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा, राइट. सो टाइम सीरीज में क्या है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, सीए फाउंडेशन पास परसेंटेज स्टूडेंट्स. ये रियल डेटा है, आप खुद देख सकते हो. यहाँ पे पास परसेंटेज करते 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 आप देख रहे हो थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है इन May 2025. जोग्राफिकली मैंने यहाँ पे डेटा लिए एरिजोना, कैलिफोर्निया. आप देखेंगे यहाँ पे कोई चीज डिफाइन हुई है बेस्ड ऑन द जोग्राफी, राइट. यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया वेट्स हैं और उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी है, कितने स्टूडेंट उस वेट कैटेगरी में, उस वेट इंटरवल में फॉल कर रहे हैं. यहाँ पे आप देखेंगे तो नेशनैलिटी इज व्हाट, नथिंग बट द एट्रीब्यूट, राइट. एट्रीब्यूट के बेसिस पे मैंने पाई चार्ट बनाया कि कितने लोग इंडियन हैं, कितने अमेरिकन है, वगैरह वगैरह. सो ये डेटा क्वालिटेटिव डेटा के बेस पे बिल्ड है. Then how do we present the data? We have 3 options. One would be the textual, second is Tableau, third is diagrammatic. Textual पढ़ाने से पहले what I really do is I prefer to teach you guys Tableau because study mat के हिसाब से भी in real life also it is the most preferred and accurate method of presentation, right? अब इसमें अगर मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहूंगा टेबल के कंपोनेंट्स, ठीक है. सो पहली चीज तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप टेबल को टेबल नंबर देते हैं. ये जरूरी क्यों है, जब आप बहुत ज्यादा डेटा मैनेज करते हैं इन रियल लाइफ, तो कंप्यूटर क्या करता है, उस टेबल को एक आइडेंटिफायर देता था ताकि आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, उसको ढूंढना पड़े, आपके लिए वो इजी रहे. सो सबसे पहले आप टेबल को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं. देन ऑफ कोर्स कम्स द टाइटल ऑफ द डेटा, राइट, द टेबल. देन वी हैव द एंटायर सेक्शन ऑफ द टेबल. उसमें क्या क्या चीजें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द हेडिंग्स ऑफ द कॉलम्स, मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, एंड उसमें आपने फिर सब हेडिंग्स बनाई है कि उसमें से मेल कौन है, फीमेल कौन है, टोटल क्या है, राइट. सो जब हेडिंग्स होती हैं ऑफ कॉलम्स, दे आर कॉल्ड कैप्शंस, राइट. एंड द हेडिंग्स ऑफ द रोज विच आर इन द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, 2009-10 ईयर वाइज डेटा जो आपने क्लासिफाई कर रखा है, दैट इज कॉल्ड स्टब, राइट. अब यहाँ पे एक चीज होती है, पहले मैं आपको एक मिनट फुट नोट पहले समझा दूं. जब आप सोर्स मेंशन करते हो उस डेटा का या फिर आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, सोर्स तो आप अलग से लिख सकते हो यहाँ पे, साथ साथ आप फुट नोट में कुछ और एक्सप्लेन करना चाहते हो, जैसे ट्रेड, यहाँ पे आपने ट्रेड यूनियन मेंशन कर रखा है, सो दैट जो रीडर है वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाए आपके टेबल को. बट साथ साथ आपकी एक चीज और होती है, अगर हम यहाँ पे ये सारे जीरो जो डले हुए हैं हटा दूं और मैं लिखूं रुपीज इन 100, अब इसको मान के चलो ये सैलरी का डेटा है, तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन हो रहा है कि ये यहाँ पे 2 जीरो लगे हैं, दैट मीन्स ये डेटा 100 में, दैट मीन्स 3900, ये अपने आप एक्सप्लेन हो जाएगा. ये आपको याद रखने की नीड नहीं है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जब आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो कि रुपये यहाँ लिखा है या कोई भी यूनिट हो सकता है, मतलब कुछ भी है, केजीज है या सेंटीमीटर है, जब आप इसको मेंशन करते हो यहाँ पे, सो दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है. तो एक चीज बिल्कुल सट के यहाँ पे टेबल पे आती है राइट टॉप कॉर्नर में, एंड देन जब आप उसको टाइटल के साथ, सॉरी नॉट टाइटल, कैप्शन के साथ कंबाइन करते हो, ये दो चीजें आप कंबाइन करते हो, सो व्हाट यू कॉल इट इज अ बॉक्स हेड.
So box set include the entire upper part of the table, which includes column, sub columns, जो हमारा trade union male female, and then unit of measurement. Then we add stub and फिर body, of course, जो आपके cells है अंदर जिसमें आपने main content डाला है, that is called body. Right? So आपकी सारी चीजें cover, caption, box set, stub, body, and then notes में आपकी दो चीजें, source और कोई आप explanation देना चाहते हो footnote में, so that you include in the table. Right? And of course your title number as well. ये रहा आपका. अब टैबुलेशन मेथड करता गया है यूजुअली प्रेफर्ड. अब जो मैं बोल रहा हूँ मोस्ट प्रेफर्ड वे है. सो व्हाट्स द ब्यूटी अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन, राइट? सो व्हाट यू रियली गेट टू डू इज, अब यहाँ पे आप देखेंगे रोज हैं एंड कॉलम्स हैं, राइट? सो व्हाट यू विल डू इज आप इसको एक साथ रीड कर पाते हैं वेरी इजीली. अच्छा 2009 में कितने मेल्स थे? 3900 ट्रेड यूनियन में. मैं बहुत इजीली कॉलम और रो को अंडरस्टैंड कर पाया इन अ सेकेंड, राइट? सो इट फैसिलिटेट्स रीडिंग और कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स. कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग टैबुलेशन. अभी अगर मैं आपको क्लियरली समझाऊं, ये टेबल आपके सामने, यहां पे जो आपने टेक्स्ट, आप यहां पे टेक्स्ट देख रहे हो ना, ये आपके मैंने स्टडी मैट से ही उठाया है. द सेम टेक्स्ट हैज बीन यूज्ड टू बिल्ड दिस पर्टिकुलर टेबल, व्हिच इज क्रेजी, राइट? सो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ये टेक्स्ट आप इतना नहीं पढ़ना चाहोगे जितना आप टेबल पढ़ना चाहोगे, बिकॉज दिस इज मोर डिफिकल्ट टू रीड एज कंपेयर टू द टेबल. सो ये कर क्या रहा है? जो डिफिकल्ट 4-5 लाइनें यहाँ पे लिखी है, इसमें तो कॉन्टेंट लिखा है, इट इज table has made it easy for us to absorb and understand the data, right? So ये वही बात करता है, complicated data आप easily कर पाते हो. साथ में it is a must of diagrammatic presentation. It is a very important point. जब हम charts, graphs, reality में जब कंप्यूटर पे बनाते हैं, so आपका कंप्यूटर डेटा को इतनी easily read नहीं कर सकता until unless it is organized in a certain format, and that certain format is nothing but tabular format. So tabular format, this is why becomes very very important. In real life also, when you go to leaders, वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे अच्छा आप ग्राफ बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विद दैट व्हाट वी रियली रिक्वायर इज वी रिक्वायर द टेबल आल्सो, सो दैट ग्राफ से आपको फटाफट ट्रेंड्स तो पता चले, आप कुछ चीजें फटाफट पता चल जाए, बिकॉज इट्स अ विजुअल प्रेजेंटेशन. बट साथ साथ अगर उनको बहुत अच्छे से डेटा ऑब्जॉर्व करना है, सारी चीजें एक्यूरेटली समझनी है, तो वो टेबल भी साथ में मांगते हैं. दिस इज व्हाई एटलीस्ट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको टेबल भी चाहिए, और यूजुअली आप उसको डाल के भी रखते हो. तो अब यहाँ पे ये लिखा हो, विदाउट टैबुलेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज नॉट प्राइमरी पॉसिबल. इसका मीनिंग ये है कि जब आप, जैसे मैंने आपको डायग्राम के बारे में बताया, आप उस डेटा को लेके कोई एनालिसिस करना चाहते हो. फॉर एग्जांपल यू वांट टू कैलकुलेट द मीन ऑफ द डेटा दैट यू हैव, राइट? सो कंप्यूटर उसको ऐसे नहीं समझेगा आपने कुछ भी कहीं पे भी लिख दिया. यू हैव टू पुट इट इन अ सर्टेन फॉर्मेट. जब आप उसको टैबुलर फॉर्मेट में लाते हो, आप एक एक सेल में डेटा डालते हो, कॉलम प्रॉपर्ली क्रिएट करते हो, रो को हेडिंग देते हो, सो कंप्यूटर उसको बेटर समझता है, एंड फिर आप उसके हिसाब से मीन, मीडियन या कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर पाते हो. इट बिकम्स बेटर व्हेन यू हैव द डेटा इन द टैबुलर फॉर्मेट. सो ये पॉइंट जो है मेरे हिसाब से आर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, ठीक है? जितना मैंने एक्सप्लेन करा उतना आप थोड़ा सा याद रखिए, अंडरस्टैंड करिए, दैट इज इट, ठीक है? देन वी हैव टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, पैराग्राफ के हिसाब से डेटा को समझाना. यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा है, ये टेबल को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, एज आई सेड अर्लियर. सिंपल एंड इवन अ ले मैन कैन अंडरस्टैंड द डेटा. कि अगर किसी को बहुत ज्यादा टेबल बनाने की, क्लासिफिकेशन की नॉलेज नहीं है, या डायग्राम उनको समझ नहीं आते, एटलीस्ट बेसिक रीडिंग से भी वो टेक्स्ट को समझ सकते हैं. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन? दैट इट्स वेरी बोरिंग. सिंपल एज दैट, राइट? इट्स डल, मोनोटोनस, एंड कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस इज नॉट पॉसिबल. ये कहना क्या जाता है? कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस. अब यहां आप देखेंगे क्लासिफिकेशन किस तरीके से हो रखा है. आपने मेंबर्स दिए, मेंबर्स को आपने एट्रीब्यूट में क्लासिफाई कर दिया, मेल फीमेल. साथ ही साथ आपने डेटा को टाइम सीरीज में भी कर दिया, और आप दो डेटा को कंपेयर कर पा रहे हो एक साथ. दो क्लासिफिकेशन एक साथ काम कर रही है. सो दैट इज कॉल्ड मल्टीफोल्ड क्लासिफिकेशन. You are comparing two sub data series together, so that becomes very very easy when you go for tabular presentation, right? वो चीज टेक्स्ट में पॉसिबल नहीं है. As you know, ये सेम चीज यहाँ पे है, बट आपको मजा नहीं आएगा इसको पढ़ने में, जो आपको टेबल पढ़ने में मजा आएगा. So that becomes a main difference. ठीक है बच्चों? If I move forward, then we have the diagrammatic presentation. सबसे सुंदर, सबसे प्यारा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मोस्ट अट्रैक्टिव हमारा प्यारा diagrammatic presentation. What is the merit? एजुकेटेड अनएजुकेटेड सेक्शन में समझ जाता है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज आपको समझनी है वो है एनी हिडन ट्रेंड. जब मैं आपको कोई पिक्चर दिखाऊंगा, आप फटाफट अगर कोई लाइन बनी है, कुछ बना है, जैसे मैंने आपको अभी पास परसेंटेज का डेटा दिखाया था सीए फाउंडेशन का, आपको सडनली वहां पे डिप दिखा, तो आपने इन अ सेकंड वहां पे वो डिप को कैच कर लिया आपकी आंखों ने, और आपके दिमाग में वो अंडरस्टैंडिंग बैठ गई. सो आप हिडन ट्रेंड्स ज्यादा बेटर, सबसे बेटर समझ पाते हो when you have the data in the diagrammatic format. But the demerit is, as I said earlier, compared to tabulation, it is less accurate. So if you get an MCQ saying which diagrammatic presentation is the most accurate, the answer is tabular presentation is what you need to remember. Clear guys? Then we have
इन टाइप्स ऑफ डेटा, 3 टाइप्स ऑफ डेटा, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट, राइट। सबसे पहले हम लाइन डायग्राम पे आते हैं। लाइन डायग्राम 4 तरीके के होते हैं। एक तो सबसे पहले सिंपल, यहाँ पे मैंने 4 दिन क्लासेस ली हैं, तो मेरे पास पहले कितने एब्सेंटीज थे, फिर दूसरे दिन कितने हो गए, फिर तीसरे दिन और बढ़ गए, चौथे दिन थोड़ा कम हो गया। सो दैट वे मैंने लाइन पे टाइम सीरीज डेटा, एक क्रोनोलॉजिकल डेटा है, मैंने बिल्ड कर दिया। टाइम इंटरवल्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्चुअल वैल्यूज जो उसकी हैं वो मैंने वाई एक्सिस पे डाली और मेरा काम डन। दिस इज कॉल्ड सिंपल लाइन चार्ट, राइट। रेशियो चार्ट क्या होता है? एट टाइम्स व्हाट रियली हैपेंस इज आपका डेटा होता है दैट हैज अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस। वो फ्लक्चुएशन रीड करना बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि चार्ट भी हिल जाता है। फॉर एग्जांपल, एक नंबर आपका 0 पे, राइट, एक नंबर आपका 1500 पे और दूसरा नंबर आपका फिर अगेन 1 लाख पे। सो होगा क्या, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आएगी। सो इन ऑर्डर टू मैनेज दैट, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कन्वर्ट योर ईच ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस टू लॉग ऑफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सो लेट मी एक्सप्लेन। इस पर्टिकुलर टेबल से मैंने क्या करा है, ये चार्ट बनाया। सो आप देखेंगे यहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो एक फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए, एक स्टार्टअप था विच हैड रेवेन्यू ऑफ 10 lakhs इन द फर्स्ट ईयर, देन इट टर्न टू 100 एंड देन 1000 lakhs एंड अल्टीमेटली 1200, राइट। सो उसके हिसाब से आपका यहाँ पे लाइन चार्ट रेडी है। अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट कर दूं, सो लॉग ऑफ 10 इज 1, लॉग ऑफ 100 यू गाइस नो 2, लॉग ऑफ 1000 ऑफ कोर्स 10 into 10 into 10 3, राइट। जब इन लॉग्स मैंने बिल्ड करे तो मैंने करा क्या, उन नंबर्स को नॉर्मलाइज कर दिया, मैंने उनको स्मूदन कर दिया। जब उन नंबर्स को यूज करके मैं ग्राफ बनाऊंगा, सो एटलीस्ट मैं ट्रेंड पकड़ पाऊंगा। आई डू नॉट नीड टू बी एज एक्यूरेट एज आई नीड टू बी विद टैबुलर प्रेजेंटेशन, राइट। तो डायग्राम मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे चूंकि सिर्फ हिडन ट्रेंड पकड़ना है, मैं नंबर्स को थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज कर सकता हूँ, स्मूथ कर सकता हूँ, और उस हिसाब से ग्राफ बिल्ड कर सकता हूँ। सो इफ यू कंपेयर दिस ग्राफ with this graph, this is less sharp, the edges are less sharp, आप ट्रेंड ज्यादा इजीली पकड़ पा रहे हैं। सो इसका ध्यान क्या रखना है, इस चार्ट को पर्टिकुलरली बोला जाता है लॉगरिथमिक और रेशियो चार्ट, ठीक है। ऑल्दो ये लाइन चार्ट है बट इसको बोलते क्या है, लॉगरिथमिक या रेशियो चार्ट। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। एंड देन 2 चार्ट्स में आपको एक साथ पढ़ाना चाहता हूं। पहला है आपका मल्टीपल लाइन चार्ट और मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट। आप देखेंगे यहाँ पे एक ही वर्ड का डिफरेंस है, दोनों को अगर कंपेयर करें, आपका मल्टीपल लाइन चार्ट, मल्टीपल एक्सेस लाइन चार्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला आपने क्या करा, साल थे आपके पास, क्वांटिटी थी, राइट। आपने एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी बिल्ड करी, दूसरे प्रोडक्ट की दूसरी क्वांटिटी। तो आपने करा क्या, 2 डेटा सीरीज, एक प्रोडक्ट ए की, एक प्रोडक्ट बी की, एक ही ग्राफ के अंदर दिखाई। सो यू हैड 2 लाइंस, दैट मींस यू हैड मल्टीपल लाइंस इन वन ग्राफ इटसेल्फ, राइट। यहां पे भी ये चीज है, बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने गूगल का शेयर प्राइस दिया है, आप इसको किसी भी तरीके से मान सकते हैं। मान सकते हैं आप गाड़ी सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो प्राइस, जिस प्राइस पे आपने गाड़ी बेची, प्लस वो गाड़ियां बिकी कितनी, राइट। सो यहां पे भी शेयर प्राइस मैंने दिया है। अब गूगल का शेयर था, वो गूगल के शेयर खरीदे बेचे कितने गए स्टॉक एक्सचेंज पे, राइट। सो अब हो क्या रहा है, आप 2 तरीके का डेटा दिखा रहे हो, एक वॉल्यूम एक प्राइस, बट कैच क्या है, प्राइस जो है, प्राइस हैज अ सेपरेट यूनिट, इट वुड बी इन रुपी और डॉलर्स, राइट। वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम वुड बी यूनिट्स। दोनों का यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज डिफरेंट। सो व्हेन यू हैव 2 डिफरेंट यूनिट्स, व्हाट यू डू इज you create 2 separate axes, एक y एक्सिस ये रहा प्राइस को एक्सप्लेन करने के लिए, एक एक्सिस आपका वॉल्यूम ये रहा वॉल्यूम को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये डिफरेंस है आपके मल्टीपल लाइन चार्ट में। सो व्हाट यू रियली डू इज यू एक्सप्लेन 2 डेटा सीरीज, बट बोथ द डेटा सीरीज आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट, तब आप जाते हो मल्टीपल लाइन में। बट व्हेन यू हैव 2 सेपरेट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यू यूज दिस चार्ट, राइट। सो आपका डिफरेंस है दोनों लाइन चार्ट्स में। तो ये 4 लाइन चार्ट्स आपको याद करने हैं। स्टडी मैट में सिर्फ लाइंस दे रखी हैं, छोटा मोटा ये पॉइंट दे रखा है, तभी मैंने यहाँ पे इमेजेस लगाई सो दैट दिमाग में बैठ जाए। वही अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, हमारी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। देन वी हैव बार डायग्राम्स। व्हाट यू रियली नीड टू डू विद बार डायग्राम इज दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स दैट यू हैव। फर्स्ट इज अ वर्टिकल बार डायग्राम, देन हॉरिजॉन्टल, देन मल्टीपल ग्रुप। सो मैं क्या करूंगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको साथ समझाता हूं। अगर मेरे बार लेटे हुए तो मैं उनको बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल। अगर नॉर्मल वर्टिकली सीधा आपके बार्स खड़े हैं, देन इट्स वर्टिकल। अब आप ये वर्टिकल बनाते किस लिए? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा जो हम पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, क्वांटिटेटिव एंड टाइम सीरीज। इसको याद करने का तरीका, टाइम सीरीज भी आप टाइम में लिखते हैं, मतलब नंबर्स में लिखते हैं, एंड आपका क्वांटिटेटिव डेटा भी नंबर्स में होता है। तो नंबर्स आप इजीली एक्स एक्सिस पे लिख सकते हो और आपका डेटा, आपके जो बार्स हैं वो इजीली स्टैंड कर सकते हैं। बट एज फार एज क्वालिटेटिव डेटा विच इज ऑफ कोर्स एट्रीब्यूट, तो ये टेक्स्ट में होगा
या फिर डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, दैट मीन जोग्राफिकल डेटा, जैसे साउथ कोरिया, कनाडा, दीज आर ऑल वर्ड्स, दिस इज ऑल टेक्स्ट, राइट। टेक्स्ट आप नीचे नहीं लिख सकते एक्स एक्सिस में, तभी फॉर द कंफर्ट व्हाट यू डू इज यू पुट एक्स एक्सिस वर्टिकली एंड वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टली, तो आपका डेटा लेट जाता है इन दोनों में। सो क्वालिटेटिव एंड जोग्राफिकल यू गो फॉर हॉरिजॉन्टल, क्वांटिटेटिव एंड टाइम सीरीज सिंपल हमारा वर्टिकल। देन वी हैव मल्टीपल ग्रुप बार चार्ट, जब आपकी दो कैटेगरी, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेलिंग माय बुक व्हिच इज फॉर स्टार्ट्स एंड इफ आई एम टीचिंग अनदर सब्जेक्ट व्हिच इज अकाउंट्स, व्हाट आई विल डू इज मैं देख सकता हूं अच्छा दोनों की क्वांटिटी क्या है। सो अकाउंट्स हो गया, फिर स्टार्ट्स हो गया, राइट। सो मैं दोनों की क्वांटिटी यहां मेंशन कर सकता हूं, तो ये हो गया मेरा अकाउंट्स के लिए बार कि अच्छा ये रही मेरी क्वांटिटी, एंड फिर हो गया मेरा स्टार्ट्स कि मेरे स्टार्ट्स की बुक्स कितनी सेल हुई हैं, राइट। तो ऐसे मैं मल्टीपल स्टैक करके दिखा सकता हूं, राइट। इनको बोला जाता है मल्टीपल या ग्रुप्ड चार्ट्स, दो बार को अलग अलग बार थे उनको ग्रुप कर दिया। बट व्हाट इफ आई वांट टू सी देम एज कंपोनेंट्स, वो एक ही बार के मुझे अलग अलग कंपोनेंट्स दिखे, तो मेरा अकाउंट्स अलग दिख जाएगा एंड फिर मैं इसको काटूंगा और मेरा स्टैट्स की बुक का सेक्शन अलग दिख जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरी नंबर ऑफ क्वांटिटी अगर मैं बिल्ड करता हूं। व्हाट इफ आई कन्वर्ट दैट क्वांटिटी टू परसेंटेज, अब होता यही है कंपोनेंट या सब डिवाइडेड बार डायग्राम में आप दो तरीके से दिखा सकते हो, या तो आप क्वांटिटी सीधा दिखाओ यूनिट ऑफ मेजरमेंट में, और यू कन्वर्ट दैट यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू 100%, दैट मींस परसेंटेज। तो अगर मेरा परसेंटेज है, सारे नंबर जो भी होंगे, भले ही मेरे पहले साल बुक्स बिकी 10,000, दूसरे साल बिकी 12,000, बट स्टिल मेरी बार का 800 होगा बिकॉज आई हैव कन्वर्टेड ईच डेटा सीरीज टू 100% ओनली, राइट। उसके बेसिस पे जब मैं बार को डिवाइड करूं कंपोनेंट्स में, देन इट्स कॉल्ड परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट। ये भी आपके स्टडी मैट में गिवन है, इमेज नहीं गिवन है तभी मैंने यहां पे लगाई है सो दैट दिमाग में बैठ जाए। देन वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज पाई डायग्राम। इसमें आपको क्या याद रखने की जरूरत है, जो कैटेगरीज होती है हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा में, फॉर एग्जांपल जब हमारे पास मार्क्स होते हैं 25, 30, 40, यहाँ पे क्या मैंने मार्क्स लिख दिया बट मुझे स्टूडेंट्स का नाम नहीं पता। बट जब मुझे आइडेंटिफिकेशन देने की भी जरूरत है टू ईच कैटेगरी जहां से मेरा वेरिएबल निकल के आया है, तब मैं बार डायग्राम पे शिफ्ट करता हूं। जैसे मेरा यहाँ पे भी हुआ, मैंने अकाउंट्स को और स्टार्ट्स को अलग अलग कैटेगरी देखा, मैं चाहता था उसको बिना नाम दिए सीधा बार खड़ा कर सकता था, राइट। बट मैंने उनको अलग अलग कैटेगरीज दी, यूनिक आइडेंटिफायर दिया और उसको फिर बिल्ड करा बार ग्राफ में, राइट। द सेम वे पाई चार्ट में हम यही करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, आपका स्टडी मैट का एग्जांपल है, जब गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है सो उनके ये सोर्सेज होते हैं, इट कुड बी इधर कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, राइट, या मिसलिनियस सोर्सेज। तो उन्होंने पूरा पैसा कलेक्ट करा, सो व्हाट यू हैव रियली डन इज यू हैव क्रिएटेड यूनिक आइडेंटिफायर एंड आइडेंटिफाइज यूनिक कैटेगरी टू ईच वेरिएबल। वेरिएबल तो आपकी ये है 81, 91, 60, 75, बट आपने उसको नाम दिया है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, जिस हिसाब से आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आप परसेंटेज की जगह लगाते हैं डिग्रीज। सो व्हाट यू विल डू इज आप देखेंगे यहाँ पे टोटल जो आपके पूरे रेवेन्यू का टोटल है, देन यू विल सी वो 540 से 80 कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। उसको आप डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो इंस्टेड ऑफ 100, यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ पे है 360। इंस्टेड ऑफ 100 व्हेन यू डिवाइड द एंटायर कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, तो यहां पे निकल के आएगी 53 डिग्रीज पाई चार्ट में। वो 53 डिग्री का एंगल बना के आप पाई चार्ट में उसको दे देंगे उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, एंड हम पूरा का पूरा काम डन कर देंगे। तो ये हो गया डिग्री की बात, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन जो मैंने आपको क्विकली अभी एक्सप्लेन करी, साथ ही साथ इसमें एनालिटिकली याद करने की क्या नीड है पाई चार्ट में, विच इज दैट जब आपके यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं तो आपकी कैटेगरीज बिल्ड होती है। सो आप क्या कर सकते हो इन कैटेगरीज के साथ, आप एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी से कंपेयर कर सकते हो, राइट। आप सीधा देखोगे अच्छा इसका डिग्री का एंगल, इसका पाई का सेक्शन बड़ा है, दैट मींस इसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है, राइट। सो आप एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो, साथ आप टोटल में भी कंपेयर कर सकते हो कि अच्छा ये सबसे छोटा है पूरे मेरे पाई में, मतलब अगर मेरे को 100 रुपये आए हैं तो उसमें से सबसे कम कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर सेक्शन ने करा है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कंपेयर द कैटेगरी टू द अदर कैटेगरीज एंड टू द टोटल, ये एमसीक्यू में आता है। एंड तीसरी चीज आपको जो करनी है, न्यूमेरिकली आपको डिग्री निकालनी आनी चाहिए। पाई चार्ट आपका डन। नेक्स्ट जो चीज आती है बच्चों आपकी वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको हमें 3 मेन चार्ट्स पढ़ने हैं, बट व्हाट आई रियली ट्राई टू डू इज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप के होते हैं, सीरीज किस टाइप की होती है, राइट। सो पहली बात, हम अपने डेटा को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो एक है इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल सीरीज, देन वी हैव सिंपल फ्रीक्वेंसी, देन वी हैव ग्रुप्ड।
तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। इंडिविजुअल बेसिकली अब मैंने मार्क्स लिए सिंपली बिना कोई एक पर्टिकुलर नंबर की फ्रीक्वेंसी डिफाइन करे। अगर मैं उसको सिंपली लिख दूं, जैसे बच्चों को 6 मार्क आए 2 बार, 7 मार्क आए 2 बार, मैंने उसको एक ही लाइन में लिख दिया विदाउट रियली डूइंग अ लॉट ऑफ एनालिसिस, एक ही लाइन में डाल दिया। सो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। अलग अलग नंबर अलग अलग सीरीज में पड़ा हुआ है, राइट? बिल्कुल रॉ की तरह डेटा है। बट व्हाट इफ आई कन्वर्ट दैट नंबर टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? सो दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम क्या करते हैं, अब मार्क आया 1, कितने बच्चों के मार्क्स 1 आए 6। सो मैंने क्या करा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे टैली क्रिएट होती है 1 2 3 4, फिर लगा काटा 5 हो गया एंड देन 6। टैली का काउंट करके व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द नंबर 1। टोटल मेरी हो जाएंगी 16 फ्रीक्वेंसी। इस हिसाब से मेरा बिल्ड हो गया सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने आपको बताया था डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज मेनली यूज फॉर डिस्क्रीट, क्योंकि जब कंटिन्यूअस का डेटा होता है आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल चाहिए, बिकॉज वेरिएबल आपका कोई भी नंबर ले सकता है, इनफाइनाइट नंबर्स, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। तभी वो जो चीज होती है सिंपल फ्रीक्वेंसी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक होल नंबर है, राइट? सो ये डेटा इज यूजफुल मेनली फॉर डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव डेटा। दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। फिर आते हैं हमारी ग्रुप फ्रीक्वेंसी पे। ग्रुप फ्रीक्वेंसी आप समझ सकते हैं यूजुअली ये यूज होती है हमारे कंटिन्यूअस डेटा सीरीज के लिए। 0 to 2 मार्क्स यहाँ आ रहे हैं, बट व्हाट इफ वन पर्सन गेट्स 1.5 मार्क्स ऑल्सो? दैट ऑल्सो आई कैन राइट हियर, बिकॉज 1.5 इज अ डेसिमल, इट हैज डेसिमल, वो भी काउंट हो जाएगा और ये फ्रीक्वेंसी में आपका काउंट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज द नंबर्स आर have formed a group here, right? So this has become grouped frequency distribution. A group frequency distribution can be of 3 types: exclusive, inclusive and open-ended, जो मैंने इस पेजेस में कवर करा है। So inclusive series मेनली आपकी आती है, ये तब होता है जब आप डिस्क्रीट, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा, आप डिस्क्रीट बनाते हैं इस सीरीज के लिए। बट व्हाट इफ आपका हुआ क्या, आपके जो डिस्क्रीट नंबर्स हैं वो डिस्क्रीट नंबर्स आपके बहुत ज्यादा है, सो यू वांट टू कन्वर्ट दोज नंबर्स आल्सो टू द इंटरवल। सो आप डिस्क्रीट को भी तो यहां दिखा सकते हो। अगर मेरा 1 नंबर फॉर एग्जांपल आया तो आप उसको क्लास इंटरवल में यहां मेंशन कर दोगे, राइट? एंड यू विल ऐड अ फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट दैट नंबर। तो जब आप इस तरीके का इंटरवल यूज करते हो फॉर अ लॉट ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स दैट यू हैव, तब आप उस सीरीज को इंक्लूसिव सीरीज से चला सकते हो। अब इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या है? जो आपकी अपर क्लास लिमिट होती है एंड लोअर क्लास लिमिट होती है वो दोनों इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मार्क आए 5, राइट? सो 5 मार्क आने पे आप उसको इस क्लास इंटरवल में ऐड करोगे, बट वंस यू गेट द अनदर होल नंबर, अब आपका 5.5 नहीं हो सकता, बिकॉज दैट नंबर इज नॉट पार्ट ऑफ डिस्क्रीट, बिकॉज फ्रैक्शन हो गया तो वो कंटिन्यूस वेरिएबल के कैटेगरी में जाएगा। तो अगर आपका नंबर है 6 सीधा 5 के बाद, सो यू ऐड इट हियर, राइट? उस हिसाब से आप अपनी फ्रीक्वेंसी बिल्ड कर सकते हो। तो इंक्लूसिव सीरीज इज मेनली यूज्ड व्हेन यू गो फॉर discrete variables getting converted into grouped frequency distribution. And then we have exclusive series, which is the most important and purest series that you have. इसकी सबसे पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि आपके जो 2 क्लास इंटरवल्स होते हैं वो चिपके हुए होते हैं। ये देखो 0.5, ये रहा आपका 0.5 which is connected to 5 to 10. So ये आपका 5 जो अपर क्लास बाउंड्री है और जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो चिपके हुए हैं। But what if I get 5 exact 5 marks? So what I'll do is I'll put it here in the second category. मैं इसको यहाँ एक्सक्लूड करूंगा, इधर नहीं लिखूंगा। So जब मेरी अपर क्लास लिमिट एक्सक्लूड होती है तो उसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव सीरीज, क्योंकि अपर क्लास लिमिट बिल्कुल चिपकी हुई है लोअर क्लास लिमिट से, तो वो दूसरे कैटेगरी में काउंट हो जाती है। तो आप सिर्फ इंक्लूड करते हो लोअर क्लास लिमिट को, ठीक है? यहाँ पे लिखा भी हो अपर क्लास लिमिट इज एक्सक्लूडेड फॉर असाइनिंग फ्रीक्वेंसी टू द इंटरवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा सीरीज, बिकॉज ये जरूरी है सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स को कैलकुलेट करने में। व्हेन वील डू चैप्टर 2, व्हाट वील सी इज दैट जो मीडियन और मोड के क्वेश्चंस होते हैं, व्हेन यू ट्राई टू कैलकुलेट मीडियन एंड मोड यूजिंग द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दोस फॉर्मूला ओनली एंड सोनली वर्क जब आपका कंटेंट हो एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म, ये आपको आना ही चाहिए। सिंपली जब अब आपको अगर इंक्लूसिव सीरीज गिवन है फॉर एग्जांपल, सो आप क्या करोगे, जैसे अगर मुझे इन 3 नंबर्स को, इन 2 नंबर्स को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट आई विल डू इज मैं 11 से करूंगा, लोअर क्लास लिमिट से करूंगा -0.5 एंड 15 में करूंगा +0.5, सो 10.5 15.5। अनदर 16 को अगर मुझे करना है 15.5, क्योंकि मैंने 16 से माइनस कर दिया 0.5, एंड देन 20 में 20.5। अब आप देखोगे तो मेरा 15.5 चिपक गया। सो व्हाट आई कैन डू इज स्टैटिस्टिकली दिस वे आई कैन कन्वर्ट माय इंक्लूसिव सीरीज टू एक्सक्लूसिव आल्सो। दिस यू कैन डू वंस यू हैव डन दैट, तब आप अपना सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन कर सकते हो, मीडियन एंड मोड सेफली निकाल सकते हो।
ओपन एंडेड सीरीज, अब होता क्या, जब आपका डेटा में बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 मार्क का पेपर लिया, वो बहुत डिफिकल्ट था, तो व्हाट इज रियली हैपेंड इज मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स आए 20 तक, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज, अगर मेरे 20 से ज्यादा बहुत कम बच्चों के आए हैं, सिर्फ एक बच्चे के, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट सिंपली राइट मोर देन 20, राइट। और मैंने सारा इंटरवल उसमें डिफाइन कर दिया। अदरवाइज होता क्या, सिर्फ एक बच्चा है तो मेरे 8 इंटरवल्स बनाने होते हैं, उसमें 0 0 0 0 0 आता, तो वो सेंस नहीं बनाता। सो एट टाइम्स व्हाट स्टैटिस्टिशियंस डू इट, दे गिव द डेटा दिस वे आल्सो, व्हिच मेक्स सेंस। अपने डेटा के अकॉर्डिंग कभी कभी आप ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हो। सो बट आप इसमें करोगे क्या, सिंपली ये रखोगे। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप गिवन करा हुआ है आपके एग्जाम में, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, वो मैक्सिमम आगे आपसे कोई कैलकुलेशन करने के लिए बोलेंगे नहीं, बट वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये वाला अगर डेटा आपके पास गिवन है, राइट, एंड यू कैन नॉट कन्वर्ट इट फॉर एग्जाम्पल टू द क्लोज एंडेड इंटरवल। अब क्लोज एंडेड इंटरवल आपकी ये है, सो कौन सा ऐसा सेंट्रल मेजर है दैट यू कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस इंटरवल, द आंसर वुड बी मीडियन। इसको थोड़ा और डिटेल में हम चैप्टर 2 में देखेंगे, बट एटलीस्ट वन लाइनर अगर मैं आपको देखे जाऊं, अगर आपका ये डेटा गिवन है, सो एटलीस्ट यू कैन कैलकुलेट मीडियन विद दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, बट नॉट मीन, बिकॉज मीन सारी ऑब्जर्वेशन लेता है। ये ऑब्जर्वेशन अनडिफाइंड है, लेस देन 5 है, मुझे नहीं पता मैं क्या लूं, राइट। अगर इस तरीके से तो मैं मीन कैलकुलेट नहीं कर सकता, बट मीडियन आई कैन सेफली कैलकुलेट, राइट। अब आते हैं कुछ डेफिनेशंस पे, मैंने थोड़ा ग्राउंड सेट कर दिया आपके लिए as far as frequency distribution is concerned. So first thing that you need to understand is class limits. अब ये जो मैंने इंक्लूसिव सीरीज पढ़ाई है, ठीक है, या सबसे पहले एक्सक्लूसिव करते हैं बच्चों। इसमें क्या है, ये होती है क्लास लिमिट्स, जो आपका एक्सट्रीम एंड्स होते हैं। So 0 to 5, 5 to 10 आर द क्लास लिमिट्स हियर। बट एक कॉन्सेप्ट हमारा होता है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज की डेफिनेशन अगर मैं आपको दिखाऊं नीचे, इट इज कॉल्ड एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ द इंटरवल। इसमें होता है एक्सक्लूसिव सीरीज की क्लास लिमिट और बाउंड्री तो सेम रहेगी, यही है, क्योंकि 0 to 5, 5 to 10 चिपक रहा है, राइट। बट इंक्लूसिव में पंगा हो जाता है। अब अगर मैं आपको इंक्लूसिव में एक्सप्लेन करूं, लिमिट मेरी होगी 11 और 15, ठीक है, बट आपको चूंकि पता है हमें प्योरिटी की तरफ जाना होता है, और स्पेशली जब आप मीडियन और मोड निकालते हैं, तो आपको उस फॉर्मूले में क्लास फिट निकालना होता है। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है, उसमें क्लास फिट होता है जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो विड्थ परफेक्टली तब निकलती है जब आपका डेटा एक्सक्लूसिव में होता है, एंड वो मैंने आपको तरीका बताया कि एक्सक्लूसिव कैसा है। जब आप उस डेटा को एक्सक्लूसिव करते हो, तो जो लिमिट्स क्रिएट होती हैं, दे आर द एक्चुअल लिमिट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और उनको बोला जाता है क्लास बाउंड्रीज। तभी इंक्लूसिव डेटा में क्लास बाउंड्रीज आपके पास स्ट्रेट अवेलेबल नहीं होती, आपको पहले उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, एंड देन फिर वो क्लास बाउंड्रीज बन जाती है। बट अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सक्लूसिव डेटा गिवन है, देन बात ही खत्म, सब चंगा है, क्योंकि आपका पॉइंट, आपका जो 5 है वो ऑलरेडी चिपक रहा है। दैट मीन्स आपकी बाउंड्री भी वही, लिमिट भी वही। बट अगर यहां पे मैं आऊं तो लिमिट वुड बी 11 15, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, बट लोअर क्लास बाउंड्री वुड बी 10.5 एंड अपर क्लास बाउंड्री वुड बी 15.5, ठीक है। तो इसी के साथ आते हैं क्लास लिमिट हमारा डन, या आप नोट से वापस पढ़ लेना, क्लास बाउंड्री हमारा डन। विड्थ होती है डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास बाउंड्री एंड द लोअर क्लास बाउंड्री। सो फॉर कंप्यूटिंग विड्थ, बिकॉज विड्थ ही होती है जो आपके मीडियन और मोड के फॉर्मूले में यूज्ड है। सो व्हेन यू कंप्यूट विड्थ, आपको क्या करना है, आपको इंश्योर करना है कि आपका डेटा एक्सक्लूसिव हो। जब होगा तभी आप अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस करेक्टली निकाल पाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्लास मार्क और मिड वैल्यू। इट इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ द लोअर क्लास लिमिट एंड द अपर क्लास लिमिट, और द एवरेज ऑफ द लोअर क्लास बाउंड्री और द अपर क्लास बाउंड्री। अब अनलाइक दिस, जहां पे मैंने आपको बोला आपका डेटा प्योरली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, ये प्रॉब्लम आपको क्लास मार्क या मिड वैल्यू में ये जो चीज है उसमें नहीं आती है। उसका रीजन क्या है, अगर आपका डेटा इंक्लूसिव है, विच इज 10 19, फिर 20 29, फिर 30 39, और आपने उसको कन्वर्ट कर दिया एक्सक्लूसिव में, वो 0.5 माइनस प्लस 0.5 प्लस ये करके आपने जब डेटा को एक्सक्लूसिव करा, जैसे इस इंटरवल को 20 29 को आपने 19.5 एंड 29.5 कर दिया, दोनों का मिड वैल्यू सेम आएगा। क्योंकि मैथमेटिकली आप समझो, एक में आपने क्या करा, एक में आपने पहले 10 19 जो इंक्लूसिव है उसमें एवरेज निकाला, 14.5 आ गया, 10 प्लस 19 लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2 विच इज योर 14.5। अगर मैंने इसी डेटा को एक्सक्लूसिव इंटरवल में कन्वर्ट करा, 9.5 प्लस 19.5 डिवाइड बाय 2 अगेन 14.5, ये हुआ क्यों, एक नंबर में आपने माइनस करा +5, एक में करा -5, तो हुआ क्या, वो नंबर एवरेज आउट हो गया, वो कट गया, तो आपका एवरेज सेम निकल गया। तभी ये दिक्कत नहीं आती है। तभी मिड वैल्यू कहां यूज होती है, मीन जब आप कैलकुलेट करते हो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अगर आपका डेटा इंक्लूसिव भी है, आप चूंकि उससे मिड वैल्यू निकाल पाओगे इंक्लूसिव डेटा से,
तो आपके मीन में प्रॉब्लम नहीं होती. बट एज फार एज मीडियन एंड मोड इज कंसर्न, यू नीड टू एंश्योर कि आपका क्लास फिट बिल्कुल परफेक्टली कैलकुलेटेड है. उसके लिए आपको एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा और फिर विट निकालनी पड़ेगी. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली. ठीक है मित्रों, उसके बाद आते हैं हमारे एक छोटे से एस्पेक्ट में, ये काफी पूछा जाता है, विच आई हैव सीन अ लॉट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? आप अपनी फ्रीक्वेंसी को देखते हो, कंपेयर करते हो अपने डेटा की टोटल फ्रीक्वेंसी से. सो व्हाट यू रियली डू इज, यहाँ पे जो मेरा क्लास इंटरवल्स गिवन है 44, 49, इसमें क्या है, 3 फ्रीक्वेंसी, टोटल मेरी फ्रीक्वेंसी है 36. सो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने 3/36 करा और देखा कि मैं टोटल फ्रीक्वेंसी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं 8%. इसी का यूसेज हो जाता है वेट्स में, जब आप मीन मीडियन मोड निकालते हो, या जब आप प्रोबेबिलिटी में जाते हो तो भी आप वेट्स या प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करते हो? व्हाट यू डू इज यू कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ओनली, राइट गाइस? तो आप वही इंश्योर करते हो यहां पे. तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा आता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. इसमें आप क्या करने की कोशिश करते हो? जैसे मैंने आपको वहां डेंसिटी समझाया था कि आप देखते हो पॉपुलेशन पर स्क्वायर मीटर में कितना है, तो यहां पे भी आपके पास एक एरिया है, इंटरवल में आपके पास एक स्पेस है. अब 5 यूनिट्स की स्पेस है, अगर हम मोटा मोटा समझे 49 माइनस 44, राइट? क्लास फिट कितनी होगी? डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री, नॉट लिमिट, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री. तो यहाँ पे ऑलरेडी ये डेटा एक्सक्लूसिव है. 44, 49, 49 चिपका हुआ है, 54 चिपका हुआ है. सो दिस डेटा इज ऑलरेडी एक्सक्लूसिव. So what we'll do is we'll calculate the class width, which would be what? 49 minus 44, it is your 5. यही मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है 5 पे. ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? बट 3, मतलब 5 यूनिट जो विड्थ है आपके उस पर्टिकुलर इंटरवल की, वो है 5 यूनिट्स, और उसमें आपने 3 यूनिट्स ऐड कर रखे हैं. सो हुआ क्या, आपका 60% डेटा फिल्ड है, काइंड ऑफ. अगर आप उसको बहुत ज्यादा वर्चुअली समझे तो 60% डेटा आपने उसमें फिल कर रखा है. द सेम वे 59, 64 आप देखेंगे तो 5 यूनिट की विड्थ है बट 7 फ्रीक्वेंसीज है. दैट मींस वो वाला इंटरवल काफी डेंस हो रखा है, उसमें लोगों की क्वांटिटी आपने ज्यादा डाली हुई है. सो डेंसिटी वुड बी 1.4. अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की एप्लीकेशन कहां आती है? जैसे मैंने आपको बताया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्रोबेबिलिटी और वेट जो मैंने यहां मेंशन करा है. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज होती है फॉर बिल्डिंग हिस्टोग्राम. ये आपको सीखना नहीं है, ये रेगुलर कोर्स में मेनली हम देखते हैं ज्यादा, बट आपको बस इतना मेनली याद करना है बिकॉज एमसीक्यू में आ सकता है दैट विच फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कैन बी क्रिएटेड इवन इफ योर क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल. अब अनइक्वल का मतलब क्या है? यहाँ पे 44, 49, 49, 54, ये सबकी विड्थ 5 है. व्हाट इफ किसी की विड्थ 10 हो, 12 हो, तो अब होगा क्या? सबकी विड्थ अलग अलग है या किसी की अलग है, सो होगा क्या? दिक्कत क्रिएट होगी आपको कंटेंट क्रिएट करने में, ग्राफ क्रिएट करने में. So instead of using the frequencies in histogram, what you'll do, you'll start using frequency densities concept. ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाता है. आपको सीखने की नीड नहीं है, जस्ट रिमेंबर that if you have unequal class widths, what you do is you calculate frequency density. Based on that, you can create your histogram. Okay, अब हमारा नेक्स्ट हिस्टोग्राम में आ गया. हमारे 3 लास्ट टॉपिक्स बचे हैं, उसके बाद हम देखेंगे फटाफट क्वेश्चंस एंड दैट इज इट. राइट, सो हिस्टोग्राम इज नथिंग बट द डेटा दैट यू क्रिएट टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस डेटा सीरीज. कंटिन्यूअस डेटा, वो भी एक्सक्लूसिव, क्योंकि कंटिन्यूअस डेटा एक्सक्लूसिव में बिल्ड होता है, चिपका होना चाहिए नंबर. राइट, जब आपका डेटा चिपका है, अब जैसे यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ लैम्प्स दिखाए हैं, कुछ लैम्प्स 14 लैम्प्स ऐसे थे जिनकी लाइफ टाइम चली 300 से 400. उसके बेसिस पे मैंने क्या करा, मैंने उनको एक स्पेस दी 300 से 400 और इसकी फ्रीक्वेंसी असाइन कर दी वाई एक्सिस पे. राइट, उसके बेसिस पे मैंने पूरा हिस्टोग्राम बिल्ड कर दिया. नाउ हिस्टोग्राम की खास बात क्या है? जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है हिस्टोग्राम की, वो आपको ऑब्वियसली सबसे लॉन्ग बार से समझ आ जाएगा. दैट हमारा मोड इसमें बैठा होगा. राइट, सो दिस इज आवर मोडल क्लास. इस क्लास इंटरवल में 600 से 700 में हमारा मोड बैठा है. सो हाउ डू वी रियली फाइंड इट ग्राफिकली? सो व्हाट वील डू इज, हम एक कोना पकड़ेंगे टॉप राइट, उस जो सबसे लॉन्ग आपका बार है उसको कनेक्ट करेंगे आपके एडजस्टेंट लेफ्ट बार से. फिर आप टॉप लेफ्ट पकड़ेंगे, सबसे हमने लॉन्ग बार के, उसको कनेक्ट करेंगे अपने एडजेसेंट टू द राइट बार से. वो दोनों लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट कनेक्ट होंगी जहां पे, जिस पॉइंट पे, उससे अगर आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नीचे खींचते हैं, दैट विल बी अ मोड. ओके, सो हिस्टोग्राम इज वन ग्राफ विच यू कैन यूज टू ग्राफिकली कंप्यूट मोड एज वेल. मीडियन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आएगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ या फिर ओगिव्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे. मीन यू कैन नॉट कैलकुलेट ग्राफिकली. सो ये 3 चीजें, मोड आपका हिस्टोग्राम, मीडियन आपका ओगिव्स, एंड मीन इज समथिंग यू कैन नॉट कैलकुलेट. ओके, इसमें एक चीज आई थिंक हमने सब कवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है गाइस.
आगे बढ़ते हैं. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. सो व्हाट वी डू विद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ रेप्लिका ऑफ हिस्टोग्राम ओनली. वो भी इसी तरीके से यूज करा जाता है. बट इसकी खास बात क्या होती है, अब हिस्टोग्राम यूज हुआ आपके कंटिन्यूस डेटा सीरीज में, बट व्हाट इफ योर डेटा फ्रीक्वेंसी सीरीज, अब उसमें फ्रीक्वेंसीज हैं बट दैट इज सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज, वो डिस्क्रीट है. तो डिस्क्रीट मैंने आपको दिखाया था ना, ये रहे आपके 1 2 3 4 5 सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज जिसमें होल नंबर्स हैं, आपने इंटरवल क्रिएट नहीं करे बट आपकी फ्रीक्वेंसीज है. सो व्हाट यू कैन डू इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिस्टोग्राम, बिकॉज हिस्टोग्राम के लिए आपको इंटरवल चाहिए होते हैं क्योंकि बार एक दूसरे से चिपकते हैं, राइट, 300 400 400 से 500. बट अगर आपको सिर्फ एक एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करना है, राइट, सो व्हाट यू कैन डू इज 1 2 3 4 5, आप उसका डॉट बना के आप उन लाइंस को बिल्कुल शार्पली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट. एक तो चीज हो गई डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके पास है आप जा सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए. इसके साथ साथ आप कंटिन्यूअस के लिए भी इस पे काम कर सकते हैं. हाउ यू रियली डू इट इज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास कंटिन्यूअस डेटा गिवन है 140 to 50 50 to 60 एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप सिंपली इसका करें कैलकुलेट मिड वैल्यू. मिड वैल्यू हमने अभी समझा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन लोअर क्लास बाउंड्री एंड द अपर क्लास बाउंड्री. सो 140 150, सो यू गेट द एवरेज व्हिच वुड बी 145. सो आपने यहाँ क्या करा, एक पॉइंट यहाँ पे पुट करा 145 के जस्ट स्ट्रेट, राइट. इसके बेसिस पे आपने क्या करा, पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बिल्ड कर दी. ठीक है, आप यहां पे क्या करते हैं, जैसे आपने 140 150 है, आप इधर क्या करेंगे, आप देखेंगे अच्छा 140 से पहले कितना इंटरवल हो सकता है, उसके पहले जस्ट इमेजिन करना है. ऑल्दो आपका डेटा 140 में शुरू है बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूरा आपका नीचे तक एक्स एक्सेस को टच करता है. व्हाट यू रियली डू इज आप एक इमेजिनरी क्लास इंटरवल बिल्ड करते हैं अपने हेड में. सो 140 150 इज योर एक्चुअल क्लास इंटरवल दैट यू हैड, राइट. सो 130 140 में एक इमेजिनरी क्लास इंटरवल बिल्ड कर सकता हूं. उसका इमेजिनरी क्लास मार्क क्या होगा, 135. यहां पे थोड़ा सा इनएक्यूरेट बना रखा है, सो बट व्हाट यू विल रियली डू इज ये लाइन आप सीधा 135 से कनेक्ट कर देंगे. तो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा आपका जो फ्रीक्वेंसी कर्व है, सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वो शार्पली बिल्ड हो जाएगा, राइट. सो दिस इज हाउ यू रियली मूव फॉरवर्ड विद दिस. तो अब आते हैं आपके ओगिव्स पे. लास्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो लास्ट जो आपका ग्राफ आता है सेकंड लास्ट विच वुड बी ओगिव्स. तो इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. हाउ यू रियली डू इट इज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको वीकली वेजेस गिवन करे हैं कुछ एज एन एग्जांपल. सो आप यहाँ पे देखेंगे डेटा क्या है, कंटिन्यूअस, बिकॉज डेटा हुआ है चिपका हुआ 2020 चिपका है, ठीक है. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर्स 10, देन यू हैव अनदर व्हिच इज नंबर ऑफ वर्कर्स 20, 40 to 60 40, राइट. इस हिसाब से आपके टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 100. अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपको देखना है दो तरीके के आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्ड कर सकते हैं. वन इज लेस देन, वन इज मोर देन. सो हाउ यू रियली डू इट, सिंपली इसको रिवाइज करते हैं. आप अपर क्लास बाउंड्री को पकड़ेंगे और आप लिखेंगे लेस देन, कि मेरे कितने नंबर ऑफ वर्कर्स ऐसे हैं जिनको 20,000 से कम, विच इज माई अपर क्लास बाउंड्री, 20,000 से कम वेजेस मिली. सो आपके नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं जो 20,000 से कम कमा रहे हैं, 10. एंड देन आप आते हैं 40 पे. तो 40 में कितने होंगे, ये 20 तो होगा, साथ में 10 भी होंगे, लॉजिकली क्यूमुलेट करना है. सो 10 + 20, ऐसे करते 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 लेस देन 100 जो आपका लास्ट हाईएस्ट अपर क्लास बाउंड्री है, वो आपको 100 शो कर देगा, बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स दैट यू हैव इज 100. इसका बिल्कुल उल्टा आप जाते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. यहां पे आप क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ अपर क्लास बाउंड्री यू टेक लोअर क्लास बाउंड्री. सो यू हैव 0 20 40 60 यहां पे मैंने गिवन है, एंड देन यू कॉल इट मोर देन 0. अब कितने ऐसे वर्कर्स होंगे जिनकी सैलरी 0 से ज्यादा होगी, ऑफ कोर्स 100 आउट ऑफ 100, देन यू मेंशन 100, एंड देन फिर 20 से ज्यादा होगी. उसमें क्या होगा, आप करोगे सब्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ एडिंग. तो जो यहां की फ्रीक्वेंसी है पहले, अब कितने ऐसे हैं जो 20,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, अब 10 ऐसे हैं जो 20,000 से कम कमा रहे हैं. सो आप क्या करोगे, 100 में से करोगे सब्ट्रैक्ट 10, आपका नंबर आ जाएगा 90. ऐसे करते 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 आप आखिरी में पहुंचोगे द लोएस्ट, सॉरी आपके जो लास्ट क्लास इंटरवल की लिमिट है विच इज 80. सो मोर देन 80 आपके कितने कमा रहे हैं, सिर्फ 10. तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आंसर 10. टोटल आपका वैसे भी कैलकुलेट हो रहा है 100. सो दिस इज हाउ वी गो फॉर कैलकुलेटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. एंड अब इसमें करेंगे, अब ओगिफ किस चिड़िया का नाम है. सो व्हाट यू रियली डू इज, आप जब इन नंबर्स को प्लॉट करोगे, सॉरी आपके जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के नंबर्स हैं, अगर आप प्लॉट करते हो कि अच्छा मेरे लेस देन 20, ये रहा 20, इसके ऊपर मैं प्लॉट करूं 10, फिर मैंने प्लॉट करा 30 लेस देन 40 में, राइट.
जब इन नंबर्स को मैं प्लॉट कर दूं, ये मेरा बन जाएगा लेस देन ओगिव, क्योंकि ये बना है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। द सेम वे ये पहुंचेगा 100 लेस देन ओगिव। द सेम वे इफ आई एक्चुअली सी मोर देन ओगिव, तो आप क्या करोगे, 100 से शुरू करोगे जो 0 पे थे, फिर आप आओगे 90 पे कि मोर देन 20 मेरे कितने लोग थे जो मोर देन 20,000 कमा रहे थे, देवर 90। तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्ड करी और ये आ गया नंबर नीचे। अब ये जब इंटरसेक्ट करेगा आपस में, इससे अगर मैं एक नीचे एक लाइन खींच दूं, दैट विल बी माय मीडियन। ठीक है, सो ये दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। सो ग्राफिकली यूज ओगिव टू कैलकुलेट मीडियन एंड ग्राफिकली यू नीड टू यूज हिस्टोग्राम टू कैलकुलेट मोड। इसमें एक लाइन और लिखी हुई है बच्चों ओगिव्स के बारे में स्टडी मैट में, ये आपके काम आता है शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शंस में। ऐसा क्यों है कि जब आपने एक ट्रेंड बिल्ड कर लिया, जब आप एक चीज पे एक चीज ऐड कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 110 लिख दूं, तो आप इजीली आगे की जो चीज है वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको बस इतना समझना है कि आगे अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट करना है तो इस ट्रेंड के बेसिस पे ना ओगिव वो काम इजी कर देता है एज एन एनालिस्ट। ठीक है, तो आपको बस इतना याद करना है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शंस में किसी ग्राफ से सहायता चाहिए, सो व्हाट यू विल बी यूजिंग इज ओगिव्स। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक आता है विच इज आवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गाइस। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा क्या है, इट इज अ स्मूथ कर्व। अब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या पढ़ा था, व्हेन वी क्रिएट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जब वो मिड वैल्यूज के थ्रू जाते हैं तो हम क्या करते हैं, शार्प एजेस क्रिएट करते हैं, राइट, ग्राफ में। बट व्हेन वी क्रिएट इट विद अ वेरी स्मूथ हैंड, विद अ वेरी फ्री हैंड, सो व्हाट रियली हैपेंस इज हमारा क्रिएट होता है फ्रीक्वेंसी कर्व। सो दिस इज व्हाई वी कॉल इट अ लिमिटेड फॉर्म। इट इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब आपको पता है हिस्टोग्राम से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इंटरवल से अगर आपके बिल्ड है तो आपका हिस्टोग्राम बिल्ड है, इंटरवल से आप निकाल सकते हैं मिड वैल्यू, जिससे आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन निकाल सकते हैं। और अगर पॉलीगन के थ्रू अगर मैं फ्री हैंड से अपना हाथ घुमाऊं तो मैं बिल्ड कर सकता हूं फ्रीक्वेंसी कर्व। सो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी कर्व बिकम्स अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोथ। ठीक है गाइस, अब 4 तरीके के आपके कर्व्स गिवन है, बहुत फटाफट इसको कवर करते हैं। पहला जो कर्व जो मोस्ट कॉमन इन रियल लाइफ भी आपको देखने को मिलेगा, इट इज कॉल्ड बेल शेप कर्व। वो बिल्कुल घंटी की तरह ऐसे दिखता है, आप देख रहे हैं वैसे वो शेप बिल्ड कर रहा है। व्हाई इट रियली हैपेंस, फॉर एग्जांपल अब जो आपको क्लास आपके जो स्टडी मैट में जो एग्जांपल्स गिवन है वो है हाइट, वेट, मार्क्स, प्रॉफिट्स, एनुअल इनकम, राइट, या फिर एज, बिकॉज दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस वेरिएबल। सो व्हाट रियली हैपन इज अगर मैं स्टूडेंट्स लूं और हाइट उनकी मैं प्लॉट करूं तो होगा क्या है कि एवरेज होगा, यहाँ पे कुछ बच्चे बहुत छोटे होंगे, कुछ बहुत लंबे होंगे, बट वो कम होंगे, राइट। बट जो बीच की जो हाइट होगी, दो सॉर्ट्स ऑफ पीपल गेट टू सी द मोस्ट, तो उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो हाइट सबसे ज्यादा। तो जैसे आप उस बेसिस पे फ्रीक्वेंसी कर्व या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बिल्ड करते हैं तो वो एक बेल शेप कर्व ले लेता है। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, अब आते हैं यू शेप कर्व पे। ये बेल शेप का काइंड ऑफ उल्टा है, सबसे पहले ऊपर फ्रीक्वेंसी शुरू होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। स्टडी मैट में जो एग्जांपल दैट यू नीड टू रिमेंबर इज, जब आप मेट्रो पे अपना कार्ड पंच करते हैं, व्हाट रियली हैपेंस इन द मॉर्निंग, कम्यूटर्स ज्यादा होते हैं, ट्रैवलर्स ज्यादा होते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, दोपहर होगी, 12 बजेंगे, 2 बजेंगे, कम्यूटर्स गिर जाएंगे। बट एज सुन एज एंटर 5 o'clock 6 o'clock, वापस भीड़ मचनी शुरू हो जाती है हमारी मेट्रोज में, एंड अल्टीमेटली और फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस अगेन। सो अगर मैं सारे टाइम सीरीज पे अपने कम्यूटर्स को प्लॉट करूं, सो व्हाट विल रियली हैपन, आई विल गेट अ कर्व समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ यू शेप्ड कर्व। ठीक है गाइस, उसके बाद आता है हमारा जे शेप्ड कर्व। ये स्टडी मैट में थोड़ा सा इसको नीचे बना दिया, बट हाउ यू कैन सी इट इज दिस वे। ये जो नीचे आपका थोड़ा सा यू जा रहा है ना, ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और ऊपर की तरफ कर्व पुल करना है। सो अभी है क्या, इसमें भी आपको कोलकाता मेट्रो का एग्जांपल दिया गया है। अब मॉर्निंग पीक मॉर्निंग आवर विच इज 9 o'clock 10 o'clock, भीड़ तो बहुत होती है, बट 6 बजे 7 बजे मेट्रो में भीड़ कम होती है। सो एग्जांपल क्या है, पहले भीड़ कम थी, 6 बजे मेट्रो खुली, 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे एंड क्राउड बढ़ता चला गया, राइट। सो अगर आप वो चीज टाइम सीरीज की तरह उसको प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ पे, सो व्हाट यू विल गेट इज अ कर्व ऑन द लाइंस ऑफ जे शेप। फिर आता है हमारा मिक्स कर्व। मिक्स कर्व कुछ नहीं, इट्स अ कर्व व्हिच टेक्स अ रैंडम वॉक, किसी भी तरीके से सेंस नहीं बना रहा, वो अपने हिसाब से कुछ भी चल रहा है। सो एक शेयर प्राइस की एक रैंडम वॉक थ्योरी होती है जो आपके स्टडी मैट में गिवन नहीं है, बट सिंपली समझाने के लिए विद इन 10 सेकंड में आपको समझा सकता हूं। कैसा बोला जाता है, कुछ एनालिस्ट बोलते हैं कि शेयर प्राइसेस एक्चुअली रैंडम वॉक पे चलते हैं, कि बहुत सारे फैक्टर्स उसको एक साथ अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो रैंडमली कोई भी मूवमेंट ले लेता है। ऐसा नहीं है दैट आपके शेयर प्राइसेस कोई सेंस बना रहे हैं, राइट। सो होता क्या, आपके शेयर प्राइसेस की मूवमेंट बहुत ऊपर नीचे रहती है। सो मेनी पीपल फेल टू अंडरस्टैंड दैट मूवमेंट। तो इट्स लाइक अ ड्रंकन मैन, रैंडम वॉक थ्योरी में भी लिखा था, इट मूव्स लाइक अ ड्रंकन मैन, कभी कहां चल रहा है, कभी कहां चल रहा है। तो जब एक मूवमेंट सेंस नहीं बनाती, वो कोई भी कर्व ले लेती है, राइट।
या कॉम्बिनेशन हो जाते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स के, देन वी कॉल इट मिक्स्ड कर्व. सो दैट इज इट गाइस, दैट इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर इन दिस चैप्टर. वील डू आवर क्वेश्चंस सेपरेटली. सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू. चलो एक मिनट बस क्वेश्चंस कर लेते हैं, 5 मिनट का काम है. एमसीक्यूज थोड़े दिखा रहा हूं, फिर डन करते हैं. ठीक है. Annual income of a person is an attribute, discrete variable or continuous variable? What is it? हाँ? हाँ जी सर. डिस्क्रीट और कंटिन्यूस? भाई आउट है क्लास से, मुझे पता है. हाँ जी मैम बताइए आप. डिस्क्रीट क्यों? मेरी इनकम डेसिमल में नहीं हो सकती क्या? डेसिमल में खर्च नहीं हो पाएंगे. यूपीआई में पैसों का हिसाब जा चुका है. जो पैसे होते थे 58.8 होता है ना. कौन करता है राउंड ऑफ? उबर वाले को देखा है, बिल्कुल डॉट मांगता है कभी कभी. होता है कि नहीं होता है? इनकम होती है राउंड उसमें डेसिमल्स में. क्या कंटिन्यूस होगा? एनुअल इनकम कंटिन्यूस का पार्ट है. बिल्कुल जो मेरे नोट देखे उसमें इनकम प्रॉफिट लिखा हुआ है. प्रॉफिट भी कंटिन्यूस का पार्ट है, इनकम भी कंटिन्यूस का पार्ट है. क्लियर? मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इज एन एग्जांपल. डिस्क्रीट है. ठीक है. बट कभी कभी 0.5 में आता है, बट मोस्टली क्या होता है, मार्क्स हम होल नंबर में ही करते हैं. ठीक है. क्लियर? एज ऑफ अ पर्सन. वेरिएबल तो होगा. कौन सा मैडम? उम्र महीनों में नहीं होती मेरे भाइयों, मेरी बहनों. हाँ कंटिन्यूअस उम्र होती है ना भाई, दिनों में, सेकंडों में. एज भी कंटिन्यूअस वेरिएबल है. ठीक है. क्या हो गया? ओके. द डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट्स विद अ मेजरिंग टेप. क्या था? इंस्ट्रूमेंट था. तो क्या है? प्राइम. अरे मित्रों क्या? अरे आफ्टर रिकॉर्डिंग तो डेटा तो उसी से कलेक्ट करा है. रिकॉर्ड करने के बाद डेटा कलेक्ट. ठीक है. प्राइमरी डेटा. द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा. तुम्हारी कॉल मिलानी पड़ेगी मुझे. ठीक बोल रहे थे या गलत बोल रहे हो? बताओ. बढ़िया. द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी. डायरेक्ट नहीं लिखा, पर्सनल बोलते हैं. जाके किससे बात करते हो? जो सामने खड़े होते हैं. अफेक्टेड फोक्स से. ठीक है. रेल एक्सीडेंट में क्या होता है? हाँ वो हो जाता है इनडायरेक्ट मेथड. ठीक है. क्लियर है? द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज गाइस, अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज इज मैक्सिमम. मेल. परफेक्ट. चलो गुड. इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द कलेक्टेड डेटा कैन बी चेक्ड. एक्यूरेसी, स्क्रूटनी याद है? समझाया था डेंसिटी वाला. कुछ याद आया? यही फंसाया हुआ है उन्होंने. यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और मोर सीरीज, बट यहाँ लिखा है रिलेटेड है. तो दोनों से ज्यादा करेक्ट कौन है? डी. द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. बेस्ट मेथड किसको लिखा है? टैबुलर गाइस. गला सूख गया मेरा टैबुलर बोल बोल के. टैबुलर भाई, टैबुलर. अरे भाई ये डिक करके आएगा भाई, मुझे पता है. ठीक है गाइस. चलो. द एंटायर अपर पार्ट ऑफ अ टेबल. एंटायर अपर पार्ट, उसमें क्या क्या आता है? कैप्शन एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. स्टब होता है रो का हेडिंग यू. तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कैप्शन कॉलम्स के हेडिंग बॉक्स हेड. ठीक है. ये भी लिखा होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज इन टैबुलेशन इज शोन इन बॉक्स हेड. ठीक है. Which of the following statement is untrue for tabulation? Statistical analysis के लिए टेबल रिक्वायर्ड है. कंपैरिजन हो पाता है रोज का बट कॉलम्स का नहीं. क्वेश्चन ने कहा तो इसमें तो बताना फॉल्स क्या है. कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड
डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन रिक्वायर्स टैबुलेशन। बी है और ए सही है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सब मानते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड डेटा हमने देखा, मल्टी फ्लोट क्लासिफिकेशन हो गई थी, और डी तो है ही, टैबुलर से ही डायग्राम बनता है, ठीक है। क्या बचा? क्लियर? बिटवीन रोज बट कॉलम का काम नहीं हो पा रहा, गलत है ना, दोनों को देखते हो ना। चलो बढ़िया। हिडन ट्रेंड इफ एनी कैन बी नोटिस्ड, हिडन ट्रेंड डायग्रामेटिक, ठीक है। चलो बढ़िया, ये देख लो यार, द चार्ट दैट यूजेस लॉगरिथम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। मल्टीपल लाइन चार्ट, अगर इसका रिवर्स होता तो रेशियो चार्ट और ये लॉग इसमें होता तो वो सही होता। रेशियो चार्ट इसका वाइस वर्सा कर देते अगर इस क्वेश्चन का। कैसे? जैसे भी आपने कहा था कि अगर जब क्वेश्चन आएगा तो हमें लॉग चार्ट नहीं लिखना, हमें रेशियो चार्ट लिखना है। जैसे इसमें लॉग चार्ट तो रेशियो चार्ट बनते हैं उससे। अगर इसका वाइस वर्सा हो जाए कि लॉग चार्ट इज नॉट अ नेम, लॉगरिथम आप वेरिएबल पे लगाते हो। चार्ट का एक नाम है। चार्ट में आप कर क्या रहे हो, आप जो आपके वेरिएबल्स हैं उस हर एक वेरिएबल पे लॉग लगा के फिर चार्ट बना रहे हो, तो वो चार्ट जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड रेशियो चार्ट, ठीक है। क्लियर? मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड फॉर मल्टीपल लाइन चार्ट। सबका मत यही है, मेरे पास क्या डेमोक्रेसी है? हाँ जी सर, मोनार्क, हाँ चलो सही है। तो सेम यूनिट गाइस सेम यूनिट, डिफरेंट यूनिट हो तो नाम क्या होगा? मल्टीपल एक्सेस, दो एक्सेस बन जाएंगे। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, लेटा हुआ है डेटा, थोड़ा पढ़ लो। नाम नहीं लिखा जाएगा, ये आंसर। क्वालिटेटिव में भी नाम नहीं लिखा जाएगा और स्पेस में भी नाम नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड फॉर सही जवाब, मतलब दोनों कर सकते हो, या वो कर लो या वो कर लो, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंपेयर टू और मोर रिलेटेड सीरीज, गाइस प्लीज एक मिनट, रिलेटेड सीरीज, जैसे मैंने वो एफएम का एग्जांपल दिया था ना, एफएम की बुक, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज करो, काम डन है ना। वो हो जाएंगे, जो बाकी है ना वो बहुत इजी है, मैं फटाफट वो करा रहा हूं जहां पे थोड़े अटक रहे हो, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल इज नोन एज, अगर गलत हुआ ग्रुप्ड, श्योर हो, ठीक है। मैं वहां डर गया था, मेरा था इसमें थोड़ा जहर मिला दो वरना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स, पहला, इसको देखो 45 के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, दोनों के आंसर साथ दो यार, मजा आया थोड़ा। सही जवाब, डिस्क्रीट, शेयर डिस्क्रीट होते हैं, जब भी अगर फ्रैक्शन में आते हैं कैश वापस कर देती है कंपनी, ठीक है। तो हमेशा शेयर जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो होते हैं एब्सोल्यूट में, ठीक है। प्रॉफिट्स वही वाला इनकम वाला आ गया ना, ठीक है। क्लासिफिकेशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 0 to 10, 10 to 20, सी है। अपर क्लास हटाते हो ना, अपर क्लास हट जाती है ना। 0 to 10, अगर 10 आया तो मैं नीचे वाली सीरीज में जाऊंगा। क्लियर नहीं हुआ? रुको, 0 to 10 सीरीज है गाइस, देख लो प्लीज, 10 to 20, ठीक है। तो अगर मेरा 10 आया, फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स आया किसी के स्टूडेंट के, 10.5 भी हो सकता है, कुछ भी मान लो, कंटिन्यूअस सीरीज मान लो। अगर किसी के 10 आया तो मैं यहां टिक करूंगा ना, इधर डालूंगा, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इंक्लूड कर रहा है, एक मिनट, इंक्लूड जी, ओ माय बैड गाइस, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कोई नहीं, बहुत गुड गोइंग गाइस,
लास्ट आ जाते हैं यार, चलो 51st क्वेश्चन। The length of a class is the length. क्लास विड्थ मित्रों, क्लास यार 2-5 मिनट तो रुक जाओ यार, दिल तोड़ रहे हो। हाँ बताओ। Class bound. Very class length. A और B, A और B, C, होगा सर, आपने डेफिनेशन में दिखाया था बाउंड्री थी फिर। हाँ तो लिमिट लिखी थी उसमें, नहीं तो फिर क्या हुआ? होगा ना। तो ए ही होगा ना सर। तो ए और बी कौन बोल रहा है? कोई बात नहीं, अब तू क्षमा प्रार्थी है। ठीक है गाइस, विड्थ है, प्लीज उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो, बाउंड्रीज बन जाएंगी, फिर डिफरेंस निकालो। ठीक है, उसी से आपका डेंसिटी। बैठो, आपने कहा लास्ट सेट एक है, एक क्वेश्चन और बचा है बस। ठीक है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है गाइस, 2 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कुछ मत लिखना, याद कर लेना। आने के चांसेस ऐसे बहुत मिनिमल है, फिर भी पढ़ के चले जाओ। ठीक है, आउट ऑफ 1000 पर्सन्स 25% फॉर इंडस्ट्रियल वर्क एंड द रेस्ट फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या करा है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, मल्टीफोल्ड क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है, जो कि होता है कंपैरिजन पॉसिबल जब मैं प्रेजेंट करूं टैबुलर में, टेक्स्ट में नहीं बन सकता ढंग से। मेरे पास 250 लोग थे इंडस्ट्री, जितने बचे 100 में से 25 हुए, तो ये निकला मेरा बैलेंसिंग फिगर, ये बन गया मेरा 1000। ठीक है, उसके बाद बोला कि जो इंडस्ट्री वर्कर हैं उस वो सॉरी फिर टोटल लोग बाकी जो 1000 उसमें 300 ने देखा वर्ल्ड कप, बाकी ने नहीं देखा। ठीक है, तो मैंने कहा वर्ल्ड कप और नो वर्ल्ड कप, तो मेरा वर्ल्ड कप का भी टोटल 1000 से मैच होना चाहिए, क्योंकि ये तो मिल चुका है मुझे। ठीक है, तो 300 लोगों ने नहीं देखा, तो ये हो गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। जैसे जैसे चल रहे हो करते चले जाना। ठीक है, उसके बाद आया 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच वर्ल्ड कप मैचेस वर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, कितनों ने नहीं देखा था? 700 ने, उसका हमने कर दिया 30%, वो थे इंडस्ट्रियल वर्कर्स 210। 700 का 30% इंडस्ट्रियल वर्कर थे जिन्होंने नहीं देखा था, बाकी 490 होगा बैलेंसिंग फिगर। इतना बिल्ड हो गया, ये पूरा ये बच गया, 750 में 490 माइनस कर दिए और 250 में 210। 210 माइनस कर दिया, आपका मल्टीफोल्ड क्लासिफिकेशन बन गया। दिस इज हाउ यू डू इट। ठीक है, आने के आसार बहुत कम, बट स्टिल एक लास्ट क्वेश्चन था, मैंने सोचा करा दूं। किसका क्या पूछा? ला व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस? एग्रीकल्चर है ना, 260 हो गया आपका, आंसर है डन है। मैं इसमें खो गया था कि तुम्हें बताना है। चलो ठीक है, हियर गाइस, चलो ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं।